विकल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और बहुत अच्छे से आपको पूरा व्याख्या के साथ इसको समझाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है? तो आपका ए विकल्प है द्वंद्व समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है द्विगु समास। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ये समास है, यहाँ पर जो आप देखेंगे कि समास आपका जो है देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तो देखेंगे आप देशांतर में जो आपका समास होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तो तत्पुरुष समास में जो आप दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि तत्पुरुष समास क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो जिस समास में पूर्व पद, जिसका पूर्व पद जो होता है गौड़ होता है, जो आपका पूर्व पद होता है, यहाँ पर जो आपका पूर्व पद होगा वो आपका क्या होगा? गौड़ होगा। पूर्व पद आपका गौड़ होगा। और जो उत्तर पद होगा, उत्तर पद आपका जो होगा, उत्तर पद जो होगा आपका प्रधान होगा। क्या होगा? उत्तर पद जो होगा आपका प्रधान होगा। जो पूर्व पद होगा वो आपका गौड़ होगा, उत्तर पद जो होगा आपका वो प्रधान होता है। तो वो आपका कौन सा समास होता है? तो आपका जो समास होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में हम देखते हैं तो ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है कि तत्पुरुष समास, इसमें देखेंगे कि इसका जो है समास विग्रह क्या होगा। देशांतर का जो होगा समास विग्रह क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि देशांतर मतलब एक देश से दूसरे देश में भ्रमण, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण, दूसरे देश में भ्रमण। तो ये जो है आपका देशांतर का जो समास विग्रह होगा वो आपका होगा कि एक देश से जो है दूसरे देश में जो भ्रमण होता है वो होता है आपका देशांतर। और इसमें समास कौन सा होता है? तो आपका जो ये समास होता है ये आपका तत्पुरुष समास होता है। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है? तो आप देखेंगे आपका ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास, डी विकल्प है द्विगु समास। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर कि दशानन में कौन सा समास होगा। तो अब आप यहाँ पर दशानन में जब देखेंगे तो आपका दशानन में जो होता है दोस्तों वो बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? आपका ये जो सी विकल्प है ये आपका बहुव्रीहि समास जो है ये सही है। तो अब जो आपका दशानन शब्द है तो दशानन का जो है समास विग्रह क्या होगा? तो 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। क्या होगा? रावण के पास 10 सिर था ना, तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात जो है रावण। तो ये जो आपका 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर अब इसमें हम इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं कि बहुव्रीहि समास वास्तव में होता क्या है। तो बहुव्रीहि समास में दोस्तों कि इसमें जो आपका दोनों पद होता है, जो प्रथम पद होता है और उत्तर पद जो होता है आपका, इसमें दोनों पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है। अर्थात ये दोनों पद मिलकर जो है किसी तीसरे पद को जो है अस्तित्व में लाते हैं। ये जो दोनों पद होते हैं ये मिलकर जो है किसी तीसरे पद को जो है अस्तित्व में लाते हैं। अब यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर आपका था दशानन 10 और उसके बाद आनंद, तो ये दोनों मिलकर जो है आपस में मिलकर जो है रावण जो शब्द है इसको जो है अस्तित्व में ला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो दशानन शब्द है तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। उसके बाद दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो आपका ये विकल्प है कर्मधारय समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है द्विगु समास, डी विकल्प है अव्ययी भाव समास। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो है इसमें कि चौराहा जो आपका शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों आपका जो ये चौराहा शब्द होता है
जो चौराहा शब्द होता है, इसमें हमने आपको बताया था, एक पहचान हमने आपको बताया था कि यहाँ इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है कि जो पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची जो होता है वहाँ पर होता है आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। और इसमें देखेंगे, अब जैसे यहाँ पर चौराहा है आपका, तो चौराहा का इसका पहले हम विग्रह देख लेते हैं। चौराहा जो है आपका, इसका विग्रह देखते हैं। तो चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तो ये जो चार राहों का समूह है दोस्तों, इसी को चौराहा कहा जाता है। और हमने आपको बताया था इसमें कि जो आपका ये द्विगु समास होता है, ये जो आपका द्विगु समास होता है, इसका पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है। क्या होता है? गौड़ होता है। पूर्व पद, पूर्व पद। उसके बाद ये जो आपका जो उत्तर पद होता है, जो आपका उत्तर पद होता है, उत्तर पद होता है दोस्तों, वो आपका प्रधान होता है। क्या होता है? वो आपका जो होता है प्रधान होता है। तो ये जो आपका पूर्व पद है ये आपका गौड़ होता है। उत्तर पद क्या होता है दोस्तों? तो उत्तर पद आपका होता है प्रधान होता है। क्या होता है? तो उत्तर पद जो होता है आपका ये प्रधान होता है। और इसका जो हमने आपको समास विग्रह बताया, चौराहा, चौराहा का समास विग्रह होता है चार राहों का समूह। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो चौराहा शब्द में आपका जो सी विकल्प है द्विगु समास, ये आपका जो है सही उत्तर है। इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो आपका ए विकल्प है द्वंद्व समास, बी विकल्प है द्विगु समास, सी विकल्प है व्ययभाव, डी विकल्प है तत्पुरुष समास। तो हम देखते हैं कि जो आपका ये तिरंगा शब्द होता है, जो आपका तिरंगा शब्द होता है, इसमें कौन सा समास होता है? तो तिरंगा शब्द जो आपका यहाँ पर है, वो तिरंगा क्या है? एक संख्यावाची शब्द है। मतलब मतलब तीन, रंगा मतलब होता है रंगों वाला, अर्थात। अब इसका हम देखते हैं कि समास विग्रह क्या होगा। तिरंगा जो शब्द है आपका, जो आपका तिरंगा शब्द है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तो आपका होगा तीन रंगों, तीन रंगों वाला। क्या इसका समास विग्रह क्या होगा? कि तीन रंगों वाला। तीन रंगों वाला क्या हो जाएगा आपका? ये तिरंगा हो जाएगा। और उसके बाद हमने आपको बता ही दिया था कि द्विगु समास में क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। हमने आपको बता दिया कि यह दो प्रकार है, मतलब द्विगु समास जो होता है एक गौड़, इसका पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है, और उत्तर पद जो होता है आपका ये प्रधान होता है। किंतु इसका जो पूर्व पद होता है वो जो है संख्यावाची होता है, उसके द्वारा इसका जो है पता लगाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा आपका? द्विगु समास। कौन सा उत्तर होगा? जो चौथा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो द्विगु समास है। उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि देव जो महान है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो आपका ए विकल्प है कर्मधारय, बी विकल्प है बहुब्रीहि, सी विकल्प है तत्पुरुष, और डी विकल्प है अव्ययीभाव। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा मतलब आपका विकल्प जो है सही होगा। तो देवों के, देव जो महान है, देव जो महान है, अब इसका क्या मतलब होगा? तो देव जो महान है, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो आपका जो होगा कर्मधारय। कौन सा समास होगा? देव जो महान है तो महादेव। इसका जो आप जैसे समासिक जो पद लाएंगे यहाँ पर, तो वो होगा महादेव, अर्थात देव जो महान है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? महादेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो समास आपका होगा कर्मधारय। अब आप कर्मधारय समास जो होगा, तो कर्मधारय समास के बारे में आप जान लीजिए कि कर्मधारय समास होता क्या है, कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है। तो कर्मधारय समास जो होता है उसका पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व पद जो होगा आपका, पूर्व पद जो आपका होगा वो आपका गौड़ होता है। क्या होता है? गौड़ होता है। उत्तर पद क्या होगा? तो उत्तर पद जो होगा आपका प्रधान होगा। क्या होगा? उत्तर पद जो होगा आपका प्रधान होगा। पूर्व पद आपका गौड़ होता है और उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। और देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो ये जो आपका है वो आपका है कर्मधारय समास का। किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो ये जो है आपका कर्मधारय समास का जो है उदाहरण है। इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़ का
समास विग्रह बताइए, तो आपका ए विकल्प है घोड़े जैसी तेज दौड़, बी विकल्प है घोड़े की दौड़, सी विकल्प है दौड़ने वाला घोड़ा, डी विकल्प है घोड़ा और दौड़। तो आपका जो छठवां प्रश्न है कि घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपका होगा, एक मिनट, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए, तो आपका घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा और दौड़। तो यहाँ पर जो आपका आपका होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो होगा उत्तर ए होगा आपका घोड़े की दौड़। क्या होगा? घोड़े की दौड़। और इसमें समास कौन सा होगा? तो आपका होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा यहाँ पर? कौन सा समास होगा आपका? तो आपका यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो अब दोस्तों हम देख सकते हैं तत्पुरुष समास के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास जो आपका होता है दोस्तों, जिस समास में प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। जो आपका प्रथम पद होता है वो गौड़ होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, तो वहाँ पर जो आपका होता है तत्पुरुष समास होता है। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आपका ए विकल्प है तत्पुरुष, बी विकल्प है द्विगु, सी विकल्प है द्वंद्व, डी विकल्प है कर्मधारय। तो यहाँ पर जो आपका राजपुत्र है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आप देखेंगे कि जो राजपुत्र, तो यहाँ पर होगा राजा का पुत्र। इसका समास विग्रह क्या होगा? पहले आप समास विग्रह को देख सकते हैं। समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर होगा राजा, राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र। यहाँ पर जो आपका समास विग्रह होगा वो आपका राजा का पुत्र, और का यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आपका जो समास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तो आपका ये होगा तत्पुरुष समास। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आठवां प्रश्न है आपका कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो अब आप देख लीजिए कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पर जो आपका होता है अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लेंगे आप कि अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और इसमें दोस्तों एक और संबंध है, अविकारी शब्द आता है। कौन सा शब्द? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द आता है। अविकारी शब्द, उसके बाद उसमें कोई उपसर्ग होगा, उसमें उपसर्ग भी लगा रहता है। जो आपका एक और होता है उपसर्ग भी वहाँ पर होता है। तो ये जो होता है आपका, और इसमें जो होता है किसी शब्द की आवृत्ति होने पर भी जो होता है आपका अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ जो इसकी पहचानने की विधि है, वहाँ पर आता है जैसे आपका आ गया निर, निर आ जाता है। उसके बाद आपका उप आ जाता है, अधि आ जाता है, अन आ जाता है, अनु आ जाता है, भर आ जाता है, प्रति आ जाता है, यथा आ जाता है। तो ये शब्द जो है इसके पहचानने का जो है तरीका होते हैं कि इससे आपको जो है अव्ययी भाव को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा तत् समास कहते हैं? तो यहाँ पर उसे जो है आपका अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तो आपका ए विकल्प है बहुब्री, बी विकल्प है अव्ययी भाव, सी विकल्प है तत्पुरुष और डी विकल्प है कर्मधारय। तो दोस्तों आप देखेंगे जो आपका योगदान शब्द होता है, योगदान शब्द होता है, इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। योग एक, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर आपका जो इसका वो होगा योग का दान।
ये जो है आपका इसका समास विग्रह हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास है, जो योग का जो है दान, यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के आपके जो है होते हैं भेद, जो होते हैं आपके 6 भेद होते हैं। और अब देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं, तो उसको भी जान लेते हैं। करण तत्पुरुष आपका प्रथम है, करण तत्पुरुष। उसके बाद आपका आता है संप्रदान कर्म तत्पुरुष, पहले आपका आता है, यहाँ पर आता है आपका कर्म तत्पुरुष, उसके बाद करण, उसके बाद फिर आपका आता है संप्रदान, उसके बाद फिर आपका आता है अपादान, आपका आता है अपादान। उसके बाद फिर आता है आपका संबंध, उसके बाद आपका आता है अधिकरण। ये जो होते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण जो होते हैं, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न इस यहाँ पर जो आपका वो सही उत्तर होगा वो आपका डी विकल्प जो है 6, ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो अब देखते हैं हम समास जो होते हैं आपके, समास के जो कितने भेद होते हैं, तो समास के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके 6 भेद होते हैं। अब समास कौन कौन सा है, तो आपका व्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, फिर बहुब्रीहि समास है, उसके बाद तत्पुरुष समास आता है, फिर द्विगु समास आता है, फिर आपका होता है कर्मधारय समास। ये जो आपके 6 होते हैं, ये जो आपके 6 होते हैं, ये होते हैं ये समास के प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अगोचर में कौन सा समास है। अगोचर में कौन सा समास है, तो आपका ए विकल्प है व्ययीभाव, बी विकल्प है पंचमी तत्पुरुष, सी विकल्प है नज और डी विकल्प है कर्मधारय। अब आप देखेंगे हमने आपको जब समास पढ़ाया था तो उसमें एक समास आपको और बताए थे। 6 समास के अलावा हमने एक समास के को आपको और बताया था, तो वो था आपका नज्य समास। कौन सा था, यहाँ पर अच्छी तरीके से एक बार फिर हम आपको इसको समझा देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नज्य समास, नज्य समास क्या होता है, तो जिसका प्रथम पद जो होता है निषेधवाचक होता है। प्रथम पद, जिसका प्रथम पद निषेधवाचक होता है। क्या होता है, निषेधवाचक होता है। और इसमें उपसर्ग लगता है, एक आ उपसर्ग लगता है, एक आपका आ उपसर्ग लगता है और एक अन उपसर्ग लगता है। ये जो है दो इसमें उपसर्ग लगते हैं, एक आ उपसर्ग लगता है, एक अन उपसर्ग जो है लगता है। तो अगोचर में आपका कौन सा समास हो जाएगा, नज्य समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा आपका, नज्य समास हो जाएगा। नज्य समास में प्रथम पद जो होता है आपका निषेधवाचक होता है, इसमें उपसर्ग आ और अन जो है लगते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मृग नयन में कौन सा समास है। मृग नयन में कौन सा समास है, तो आप देखेंगे अब मृग नयन जो आपका शब्द है, मृग नयन जो शब्द है कि मृग नयन में कौन सा समास है, तो आपका ए विकल्प है तत्पुरुष, बी विकल्प है द्वंद्व, सी विकल्प है कर्मधारय, डी विकल्प है द्विगु। तो जब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा इसमें समास होगा, तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि मृग नयन का जो है पहले समास विग्रह क्या होगा। मृग नयन का जब आप समास विग्रह कर लेंगे तो आपको समास पहचानने में जो है बहुत आसानी होती है। तो मृग नयन जो आपका यहाँ पर है, जो आपका ये मृग नयन है, तो मृग नयन में आप देखेंगे दोस्तों कि मृग नयन मृग के समान नयन वाला, मतलब मृग के जैसे नयन, इसमें आप मृग देखेंगे, मृग के समान नयन अर्थात हिरण जैसी आँख। तो यहाँ पर जो आपका समास होगा, यहाँ पर जो आपका समास होगा वो आपका होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। यहाँ पर आपका जो होगा कर्मधारय समास होगा। इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यथाक्रम में कौन सा समास है। यथाक्रम में कौन सा समास है, तो आप देखेंगे कि आपका ए विकल्प है कर्मधारय समास, बी विकल्प है व्ययीभाव, सी विकल्प है तत्पुरुष, डी विकल्प है द्विगु समास। तो आप देखेंगे कि यथाक्रम में कौन सा समास होता है, तो यथाक्रम का जो समास विग्रह होता है, समास विग्रह होता है वो होता है क्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार जब देखेंगे कि यहाँ पर
क्रम के अनुसार इसका समास विग्रह हो गया। तो अब समास इसमें कौन सा होगा, तो आपका जो समास होगा वो आपका होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा, वो आपका अव्ययी भाव समास। जो आपका ये बी विकल्प है, जो आपका बी विकल्प है, ये आपका जो है सही उत्तर है। इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है। जो आपका 15वां प्रश्न है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो राधा कृष्ण में अब आप देखेंगे तो राधा कृष्ण का पहले आप इसको समास विग्रह करना होगा। तो राधा कृष्ण का जो आपका समास विग्रह होगा वो होगा राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राधा और कृष्ण तो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें समास कौन सा होता है, तो हम आपको बता दें द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास की पहचान क्या होता है, तो द्वंद्व समास जो आपका होता है इसमें जो दोनों आपके पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका इतरेतर होता है, दूसरा आपका समाहार होता है, तीसरा जो आपका होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वनवास में कौन सा समास है। वनवास में कौन सा समास है, तो आपका वनवास में जो समास होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है वनवास में, जो होता है तत्पुरुष समास। वन का वासी, वन का, यहाँ पर आपका हो जाएगा वन का वासी, क्या हो जाएगा आपका वन का वासी। ये जो होता है इसका तत्पुरुष समास होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। हमने अभी आपको बताया कि संख्यावाची द्विगु, संख्यावाची द्विगु। पंच मतलब 5, पंच मतलब यहाँ पर आपका 5, 5। उसके बाद वटी मतलब होता है वटों का समूह, वटों का समूह। पंचवटी मतलब होता है 5 वटों का समूह। इसमें कौन सा समास होगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अनायास में कौन सा समास है। अनायास में कौन सा समास है, तो हमने अभी आपको बताया कि निषेध जो नज्य समास, नज्य समास हमने आपको बताया है कि जो इसका प्रथम पद जो होता है निषेधवाचक होता है। इनमें अ और अन जो है उपसर्ग आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास आपका होगा नज्य समास हो जाएगा। पहचान हमने आपको बता दिया है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो आपका ए विकल्प है अव्ययी भाव, बी विकल्प है तत्पुरुष, सी विकल्प है बहुब्रीहि, डी विकल्प है कर्मधारय। तो जो आपका 19वां प्रश्न है इसमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका है बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला, या पाणी मतलब हाथ में धारण करने वाला। तो चक्र किसके हाथ में रहता है, इंद्र जी के। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इंद्र। उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हुआ समास क्या कहलाता है। जो आपका 20वां प्रश्न है कि जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है। तो जिस समास में उत्तरखंड प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि प्रथम पद जो होता है आपका गौड़ होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो आपका तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, तो अब आप देखेंगे जो आपका 21वां प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। तो सुपुरुष में आपका जो समास होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। अर्थात कोमल है जो पुरुष, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोमल है जो पुरुष, अर्थात यहाँ पर अर्थात कहाँ होगा, कोमल है पुरुष, कोमल है पुरुष। तो ये आपका जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। सागपात में कौन सा समास है। सागपात में कौन सा समास है, तो आपका ए विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है अव्ययी भाव समास, सी विकल्प है द्वंद्व समास, डी विकल्प है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये विकल्प है सागपात में कौन सा समास है, तो आपका सागपात जो शब्द है उसमें जो आपका समास है वो आपका है द्वंद्व समास। अभी हमने आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया है द्वंद्व समास के बारे में। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है।
अब इसमें दोस्तों कुछ कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग कहते हैं इसमें जो है द्वंद्व समास है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुब्रीहि समास में ले जाते हैं इसको। तो जैसे कहा जाता है देवासुर, तो देव है जो असुर, ये जो है आपका अव्ययी भाव समास में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका देवासुर का जो समास विग्रह सही समास विग्रह होता है वो आपका होता है देव, वो आपका होता है देव, देव और असुर, असुर, देव और असुर। ये जो देवासुर में जो आपका समास होगा, देवासुर में जो आपका समास होगा वो आपका होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास जो होगा देव और असुर। उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका जो आपका देखेंगे यहाँ पर जो समास विग्रह होगा वो होगा देश का प्रेम। यहाँ पर जो आपका समास होगा वो आपका होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारा है कि कन्यादान में कौन सा समास है? तो जो आपका 25वां प्रश्न है कि कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्या का दान, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कन्या का दान, अर्थात इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये जो आपका ये विकल्प है वो सही है। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है कि चवन्नी में कौन सा समास है? चवन्नी में कौन सा समास है? संख्यावाची द्विगु। तो यहाँ पर चवन्नी मतलब चार, अवन्नी मतलब होता है आनों का समूह, चार आनों का समूह। चवन्नी का होता है चार आनों का समूह। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दिग हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि व्रजायुध में कौन सा समास है? व्रजायुध में कौन सा समास है? तो व्रजायुध में जो आपका समास है वो आपका है बहुब्रीहि समास। कौन सा? जिसके व्रज का आयुध है, जिसके व्रज का आयुध है अर्थात इंद्र। क्या होगा आपका? इंद्र होगा। तो उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है कि जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर आपका जो होता है द्वंद्व समास। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, तीन इसके भेद जो होते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में आपका जो है बहुब्रीहि समास होता है। जो घन के समान श्याम है अर्थात कृष्ण, जो घन के समान श्याम है, काला है अर्थात जो है कृष्ण जो हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तो जिस समास में दोनों खंड अप्रधान होते हैं वह समास जो आपका होता है बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसमें जो दोनों पद होते हैं वो मिलकर एक तीसरे पद का जो है सृजन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों हमारा इशकल्प एजुकेशन क्लासेस चैनल को प्लीज़ शेयर और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपनी जो है प्रतिक्रिया जो है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसकी अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए या जो भी आपकी इच्छा हो उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।